हेलो स्टूडेंट्स, तपन से स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम आयकर में हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने से संबंधित जो नियम है आयकर अधिनियम में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से रिलेटेड रूल्स को हम समझने जा रहे हैं। होते क्या है, हानि का मतलब क्या हो गया कि किसी भी शीर्षक में आय में से जो भी स्वीकृत व्यय हैं या घटाने योग्य राशियां हैं, उनको घटाने के बाद में अगर हानि होती है उस शीर्षक में, तो उस हानि की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो उसी वर्ष उसी प्रीवियस ईयर में की जा सकती है दूसरी आयों से, या अगर वो हानि की पूर्ति नहीं हो पाए यानी कि लाभ अपर्याप्त हो, आय अपर्याप्त हो और हानि ज्यादा हो, तो क्या आगे आने वाले वर्षों में उसको आगे ले जाया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और अगर किया जा सकता है तो फिर वापस वो किस प्रकार के शीर्षक से, किस प्रकार की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो धारा 70 से धारा 80 तक के जो काफी प्रावधान है जो इस संदर्भ में स्थितियों को बताते हैं कि कौन सी हानि की पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है, उन्हें आगे कितने वर्षों तक ले जाया जा सकता है और उनके आगे आने वाले वर्षों में किस शीर्षक से, किस आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है। हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए शीर्षक के हिसाब से चल लेते हैं ताकि कि ये आसानी हो जाए कि शीर्षक है तो उससे संबंधित बात या तथ्य क्या है। तो पहला है वेतन शीर्षक। तो वेतन शीर्षक में सैलरी प्राप्त होती है ना, और जो व्ययों की सीमा है वो निर्धारित आय से ज्यादा होती नहीं, इसलिए वेतन शीर्षक में हानि ही नहीं होती, और हानि नहीं होती तो इसकी अन्य शीर्षकों से पूर्ति आगे ले जाने का प्रश्न नहीं उठता। हाँ, इसके संदर्भ में ये बात जरूर है कि अगर वेतन शीर्षक की आय है तो उस आय से किस हानि की पूर्ति की जा सकती है। तो अपन हानि की पूर्ति जब जब अलग शीर्षक में जाएंगे तो वहां देख लेंगे कि क्या उस शीर्षक की हानि वेतन शीर्षक की आय से उसको पूरा किया जा सकता है क्या, है ना। जैसे मोटे तौर पे अपन बात करें तो व्यापार की हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक से नहीं कर सकते, लेकिन मकान की हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक से कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे हम देख लेंगे कि शीर्षक में जो हानि है उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है दूसरे वाले शीर्षक से। दूसरा शीर्षक है अपना मकान संपत्ति से आय वाला। अगर उसमें ऐसी कोई हानि होती है तो मकान संपत्ति से हानि कैसे हो सकती है। जो निर्धारित छूट है मेनली तो ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। इसके अलावा भी न वसूल हुआ किराया भी हो सकता है, न वसूल हुआ किराए के कारण भी हानि हो सकती है। तो पहले तो अपन ये बात कर लें, हास भी हो सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान का व्यय भी हो सकता है। ये वो व्यय है जिनको कि आय के प्रोपोर्शन में नहीं देखा जाता, अगर व्यय हुए हैं तो उनको अपन घटाते हैं, है ना। तो पहले अपन ये देख लें कि जो न वसूल हुआ किराया की अगर कोई अशोधित हानि है तो वो आगे नहीं ले जाई जा सकती। न वसूल हुए अनरियलाइज रेंट को केवल उसी वर्ष में ही आप घटा सकते हैं, आने वाले वर्षों में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई, है ना। मकान संपत्ति से हानि है वो अन्य मकान की आय से उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं, वेतन से उसकी पूर्ति कर सकते हैं, व्यापार से पूर्ति कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीसी से उसकी पूर्ति हो सकती है, अन्य साधनों से अगर कोई आया है ब्याज वगैरह तो उससे भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो मकान संपत्ति की हानि की पूर्ति मकान से या अन्य शीर्षकों से की जा सकती है। अब मान लो कि अशोधित रह जाती है हानि मकान संपत्ति की, है ना, तो अशोधित को आगामी 4 वर्षों तक ले जाया जा सकता है और मकान की आय से पूर्ति की जा सकती है। यहां पर एक तथ्य और है जिसको अपने को समझना होगा कि जो अन्य शीर्षक से पूर्ति की जा रही है ये तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 2 लाख रुपए आप मैक्सिमम घटा सकते हैं, है ना। तो 2 लाख रुपए की पूर्ति ही अन्य शीर्षकों की आय से की जा सकती है। मकान संपत्ति से अगर ज्यादा हानि होती है तो शेष हानि अशोधित कहलाएगी और अशोधित हानि फिर आगामी 4 वर्षों में मकान की आय से ही पूर्ति कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में दूसरे शीर्षकों की आय से पूर्ति नहीं होती है, अशोधित की पूर्ति केवल मकान संपत्ति से आय से ही होती है। तो 8 वर्षों तक मकान संपत्ति से, है ना, यहाँ पर है ये 8 वर्षों तक उसको आगे ले जाया जा सकता है।
ठीक है, 8 वर्षों तक आगे इस वाले असेसमेंट ईयर को छोड़ दीजिए, इसके बाद के 8 असेसमेंट ईयर तक अशोधित मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति की जा सकती है। तीसरा हेड है अपना व्यापार एवं पेशे की आय, है ना। व्यापार एवं पेशे की आय को यहां पर अपन हानियों की पूर्ति के लिहाज से इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। व्यापार पेशा एक साथ रहने देते हैं और व्यापार पेशे शीर्षक में ही सट्टे की आय भी होती है, स्पेकुलेशन इनकम को अपन अलग कर लेते हैं। तो 2 भागों में कर लिया अपन ने। पहला पॉइंट है सामान्य व्यापार की हानि, इसमें सट्टे की हानि को छोड़ दिया। सट्टे की हानि को छोड़कर अगर कोई ऐसी हानि होती है तो उसी वर्ष क्या करना है, उसी वर्ष जब अपन जिस साल का सवाल अपन कर रहे हैं उसी साल वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय पहले घट जाने चाहिए, फिर उसके बाद में हास उसी वर्ष का घटा दिया जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड देन ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट द लॉसेस ऑफ एनी बिजनेस फ्रॉम द सेम ईयर इन द सेम ईयर फ्रॉम अदर बिजनेस इनकम्स। व्यापार के लाभों से पूर्ति की जा सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय पहले घटाइए, उस वर्ष का हास, चालू वर्ष का हास पहले घटा दीजिए, शेष जो लाभ बचते हैं उससे सामान्य व्यापार की हानि, सट्टे के व्यापार को छोड़कर सामान्य व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है। अगर सेम शीर्षक में अगर ये विद इन दिस हेड अगर पूर्ति नहीं हुई है तो इंटर हेड में भी पूर्ति की जा सकती है, परंतु ध्यान ये रखें वेतन शीर्षक को छोड़कर। वेतन से सामान्य व्यापार की हानि की पूर्ति नहीं होती, लेकिन अन्य सभी शीर्षकों से, अन्य आयों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब मान लो फिर भी कोई अशोधित हानि रह गई, तो अशोधित हानि जो होगी वो आगामी 8 वर्ष तक व्यापार पेशे सट्टे की आय से पूर्ति की जा सकती है। व्यापार पेशे की आय से भी और सट्टे की आय से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो सामान्य व्यापार की पूर्ति सट्टे की आय से भी पूर्ति की जा सकती है। इसमें अब अगर अपन बात करें कि हानि, अशोधित हानि की जब पूर्ति कर रहे हैं तो अगर वो व्यापार बंद भी हो गया था पहले और फिर भी उसकी हानि है तो वो भी, उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। जिस व्यापार की हानि है पूर्ति है तो उस व्यापार का चालू रहना, जारी रहना आवश्यक नहीं है। एक बात यहां पर भी ये भी है। और साथ ही जो अशोधित हानि है आगे जब लेके जाते हैं आने वाले सालों में तो उसकी पूर्ति का क्रम निश्चित है। सबसे पहले व्यापारिक हानियों की पूर्ति की जाएगी, फिर उसके बाद में अशोधित हास की पूर्ति की जाएगी, फिर उसके बाद में वैज्ञानिक अनुसंधान के पूंजीगत व्ययों की पूर्ति की जाएगी। तो ये कुछ प्रावधान है सामान्य व्यापार की हानि के संदर्भ में जिनको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे इससे रिलेटेड प्रश्न हो या आने वाले जो लेसन्स होंगे जिसमें कि टैक्स की गणना होगी और अगर कोई हानि दे रखी है तो पूर्ति करेंगे तो टोटल इनकम अपनी सही कंप्यूट होगी। इसी का जो दूसरा भाग है इसी शीर्षक का वो है सट्टे की हानि, लॉस, स्पेकुलेशन लॉस। सट्टे की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के लाभों से ही कर सकते हैं ना, केवल सट्टे के लाभों से, यानी कि सामान्य व्यापार से पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति हो सकती है इससे, लेकिन इसकी पूर्ति उससे नहीं हो सकती। और अगर अशोधित रह गया यानी कि इस वर्ष सट्टे के लाभ कम थे और सट्टे की हानि ज्यादा थी तो अशोधित हानि रह गई, इसकी दूसरे व्यापार से पूर्ति नहीं करनी है। कैलकुलेशन करते समय स्पेकुलेशन, प्रॉफिट और लॉस को अलग से बतलाएंगे इस हेड के अंदर भी। अशोधित रह गई तो उसकी आगामी 4 वर्षों में केवल सट्टे के लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो ये हेड नंबर 3 हो गया अपना व्यापार से संबंधित। फिर हेड नंबर 4 है पूंजी लाभ शीर्षक की हानि, है ना। कैपिटल गेन में हम क्या करते हैं, कैपिटल एसेट को बेचते हैं, बेचने पे अक्सर लाभ होता है, लेकिन अगर हानि हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में फिर वापस इसमें भी अपन 2 भागों में बांट लेते हैं इसको। पहला अल्पकालीन हानि की पूर्ति, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है, किसको कहते हैं आपको मालूम है, पिछले इस लेसन में अपन इसको बहुत डिटेल में हमने समझा था। तो अल्पकालीन हानि की पूर्ति, शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इन द सेम सीक्वेंस, यानी कि पहले शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से पूर्ति कीजिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अगर कम रह गए तो फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से पूर्ति कर लीजिए, किसकी, शॉर्ट टर्म हानि की।
तो अल्पकालीन हानि की पूर्ति एसटीसीजी से पहले कर लीजिए, फिर कम पड़ गए एसटीसीजी तो एलटीसीजी से उसकी पूर्ति कर लीजिए। फिर भी अगर कम रह गया यानी कि अशोधित रह गई हानि तो अनएब्जॉर्ब हानि की पूर्ति आगे लेके जाइए। कितने सालों तक? 8 वर्षों तक लेके जाइए और आगामी 8 वर्षों में किससे पूर्ति कीजिए? पूंजी लाभ शीर्षक की आय से। पूंजी लाभ शीर्षक की आय का मतलब क्या हो गया? एसटीसीजी भी और एलटीसीजी भी। इसी क्रम से एसटीसीजी का लॉस, एसटीसी का लॉस है तो पहले एसटीसीजी से बच जाए तो एलटीसीजी से पूर्ति की जाती है। ऐसे ही इसी शीर्षक में जो दूसरी हानि है वो है दीर्घकालीन हानि। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसके बेचने पर अगर कोई हानि हो रही है तो उस हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन लाभों से हो सकती है। लॉन्ग टर्म लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीसीजी। और अगर फिर भी कोई अशोधित रह जाए, अशोधित कैसे रह जाएगी कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल प्रॉफिट्स है उनकी तुलना में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस अगर ज्यादा हैं, इस हेड में जब अपन कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो सारे शॉर्ट टर्म को अलग रख रहे होंगे और सारे लॉन्ग टर्म को अलग रख रहे होंगे, 2 भागों में कैलकुलेशन हो रही होगी। तो अशोधित अगर रह गए तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? आगामी 8 वर्षों में, और आगामी 8 वर्षों में भी केवल एलटीसीजी से ही इसकी पूर्ति होगी। तो लॉन्ग टर्म लॉस की पूर्ति केवल लॉन्ग टर्म गेन से ही हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस की पूर्ति शॉर्ट टर्म गेन से कर लीजिए। अगर कम पड़ जाए तो फिर शेष को लॉन्ग टर्म गेन से भी पूरा किया जा सकता है। 5वां हेड है अन्य साधनों से आय शीर्षक की हानि। अगर ऐसा कुछ होता है, सामान्य स्थिति तो नहीं है क्योंकि ब्याज की जो भी अपन अन्य साधनों से आएगा मतलब क्या, वो आय जो कर मुक्त नहीं है और पहले की 4 शीर्षकों की आय नहीं है इसमें शामिल होती है। तो नॉर्मली तो सारी इनकम ही होंगी, पर फिर भी अगर ऐसा होता है जैसे कि घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने में, पहले भी बोला है, मैं फिर रिपीट करता हूं, घुड़दौड़ से दांव लगाने की आय अलग होती है ना, घुड़दौड़ से आय वो अलग चीज हो गई, और घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से आय अलग हो गई है ना। घोड़ा रखना अलग है और दांव लगा के घुड़दौड़ में, ऊंट दौड़ में या दौड़ में जीतना राशि अलग है, वो पूरी तरह कैजुअल इनकम है। लेकिन घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से आय कैजुअल इनकम नहीं कहलाती। तो घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से अगर कोई हानि होती है, क्योंकि व्यय स्वीकृत है घुड़दौड़ के लिए, घोड़ों से संबंधित रख रखाव के व्यय, तो अगर कोई हानि होती है तो ऐसी ही आय से यानी कि घुड़दौड़ की आय से ही पूर्ति की जा सकती है। अगर घुड़दौड़ की आय कम है या नहीं है तो आगे इसको अशोधित हानि बोलेंगे और इसको आगे ले जा सकते हैं। और 4 वर्षों तक इसी प्रकार की आय यानी कि घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने की आय से ही पूर्ति की जा सकती है। इसी शीर्षक में आकस्मिक हानि होती नहीं है ना, क्योंकि स्वीकृत नहीं होते हुए, लॉटरी के टिकट के व्यय स्वीकृत नहीं है, घुड़दौड़ वगैरह के लिए दांव पे अगर कोई राशि लगाई है तो वो दांव की राशि स्वीकृत नहीं है, तो आकस्मिक हानि होती नहीं है ना, तो उसकी पूर्ति की बात नहीं है। और बाकी सारी आय होती है जिनको कि अपन इस शीर्षक में ऐड करते हैं। तो ये विशेष प्रावधान थे हानियों की पूर्ति और उनके आगे ले जाने से संबंधित। इसमें ही कुछ और बातें भी कही गई है शीर्षक में। अपने को जब सवाल करते हैं विशेषतः तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो अशोधित हास है उसको वेतन शीर्षक की आय, मैंने यहां पे लिखा है इसको, पहले इसको देख लेते हैं है ना। इस वेतन शीर्षक की आय को छोड़कर किसी भी अन्य शीर्षक की आय से पूर्ति अशोधित हास की कर सकते हैं। इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि आगामी 4 साल या आगामी 8 साल, ऐसे कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी ले जा सकते हैं। तो एवं 2001-2 या इसके पश्चात बंद हुए व्यापार की अशोधित हास की पूर्ति भी की जा सकती है ना। 2001-2 असेसमेंट ईयर के बाद में अगर व्यापार बंद हो गया और उसकी अशोधित हानि है हास की, तो वो भी पूरी की जा सकती है ना। ऐसे मैं क्रम से ले लेता हूं। अब आकस्मिक आय अगर कोई है, कैजुअल इनकम है, तो उससे हानि की पूर्ति नहीं कर सकते है ना। कैजुअल इनकम में से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं होती। ये उसी प्रकार की बात हो गई कि सामान्य व्यापार की हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक से नहीं कर सकते है ना। ऐसे ही पूंजी लाभ शीर्षक की हानि की पूर्ति अन्य शीर्षकों की आय से नहीं हो सकती
तो पूंजी लाभ में अगर कोई हानि है तो केवल वो विद इन द हेड ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। ऐसे ही व्यापार की पूर्ति वेतन से नहीं हो सकती, हमने अभी डिटेल में इसको समझा है ना। ऐसे ही अगर पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था मानी गई आय, जो आय वास्तव में उस करदाता ने प्राप्त नहीं की, किसी अन्य ने प्राप्त की, परंतु आयकर के नियमों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार वो आय मानी जाकर डीम्ड इनकम कहलाकर उस करदाता की आय में शामिल हो जाती है जिसने प्राप्त नहीं की। तो ऐसी स्थिति में ये भी ध्यान रखें कि आय जैसे शामिल की जा सकती है वैसे के वैसे ही वो उसकी अगर हानि हुई है तो वो हानि भी शामिल की जाएगी, और उस हानि की पूर्ति वैसे ही की जाएगी जैसे कि उसकी स्वयं की हानि हुई हो और पूर्ति की जा रही हो। यानी कि इन नियमों के हिसाब से ही मानी गई हानि की पूर्ति भी इन नियमों के आधार पर ही की जाने वाली है। फिर यहाँ पर पूर्ति करना, हानियों की पूर्ति करना कोई चॉइस नहीं है। अगर आय हुई है, संबंधित है, आय मौजूद है और हानि है, तो हानि की पूर्ति आयकर के प्रावधानों के अनुसार की ही जानी है, मैंडेटरी है। फिर भी अगर कोई नहीं करता है तो उतनी जो हानि की पूर्ति है, जितने लाभ अवेलेबल थे उतनी हानि की पूर्ति फिर आगे नहीं की जा सकेगी, है ना। ये बातें, इसके अलावा एक और है बात की धारा 35A में जो कोई व्यवसाय उल्लिखित है उनकी हानि की पूर्ति इसी धारा में यानी 35A में ही वर्णित उल्लिखित व्यवसायों के लाभ से पूर्ति की जा सकती है ना। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, कितने ही वर्षों तक आगे ले जाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष प्रावधान थे हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने से संबंधित। इनको जब अपन सवाल करेंगे तो थियोरेटिकली भी ये इंपॉर्टेंट लेसन है, मानी गई आय भी इंपॉर्टेंट लेसन था थियोरेटिकली, हानियों की पूर्ति भी इंपॉर्टेंट लेसन है। और हानियों की पूर्ति का 1-2 पॉइंट जब हम कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स की गणना करते हैं, तो उसमें भी टोटल इनकम की गणना के बीच में हानि की पूर्ति अपने पास में होती है, वहां पे कोई ना कोई पूर्ति अपने को करनी पड़ती है। तो इन नियमों को ध्यान में रख के हम हानि की पूर्ति करेंगे विद इन द हेड, और अदर साइड द हेड, दूसरे हेड से भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। फिर ग्रॉस टोटल इनकम आएगी पांचों शीर्षकों की आयों को हानियों की समायोजन करने के बाद में। तो आप रिवाइज करते रहिए रूल्स को, क्वेश्चन इसके देख लीजिए, थ्योरी इसकी याद कीजिए। थैंक यू।